मैं राकेश आरडी वंशज आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। चलिए अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। जो डिस्कशन था पिछला, उस डिस्कशन में आपने वीडियो में देखा था, जो ये डिस्कशन है अभी 10 सीरीज का चल रहा है, क्लास 10 की सीरीज चल रही है बायोलॉजी की। और इस सीरीज में आपने देखा था पिछला जो वीडियो था उसमें अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो भी है डाइजेशन की, उसके ऊपर अपने डिस्कस किया था। ठीक है, अब इसी डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। डिस्कशन जो है वो है, आज का जो डिस्कशन है वो है रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन और श्वसन तंत्र। ठीक है, ये चीज है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए, श्वसन और श्वसन तंत्र की बात करें या रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो ये एनिमल्स का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है, हालांकि प्लांट का भी है। रेस्पिरेटरी सिस्टम एक एनिमल का स्पेसिफिक कैरेक्टर। प्लांट में रेस्पिरेशन होता है बट वहां पे कोई स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है। वहां पर गैस का जो एक्सचेंज होता है वो थ्रू स्टोमेटा होता है। किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के थ्रू होता है। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेज में कि पादप श्वसन क्रिया भी करते हैं, यानी प्लांट रेस्पिरेशन भी करते हैं। जो स्टोमेटा होते हैं वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन एनिमल्स में हम लोग बात करें, मोस्टली इन ह्यूमंस के अंदर हम लोग बात करेंगे। देखिए, रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, पहले तो ये समझने वाली बात है। होता क्या है कि बॉडी जो है, अपनी जो बॉडी है, इस बॉडी में मिलियंस या ट्रिलियंस, मान लीजिए आप लोग, ट्रिलियंस सेल्स होती हैं। ठीक है, अनन्यूमरेबल सेल्स मान सकते हैं, ट्रिलियन सेल्स होती है। और ये जो सेल्स है, इन सेल्स को फंक्शन करने के लिए, क्या करने के लिए? फंक्शन करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? ये एनर्जी सेल्स को कहां से मिलेगी? न्यूट्रिएंट से मिलेगी। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स जो है वो कहां से आपने लिया था? बाय फूड। किसके द्वारा लिया था? फूड से लिया था। अब समझने वाली बात ये कि क्या न्यूट्रिएंट्स जो फूड में है उनका आपने क्या किया था? डाइजेशन किया था। फूड का क्या किया था? डाइजेशन किया था। इन डाइजेस्टिव सिस्टम जो न्यूट्रिएंट्स थे उनको आपने क्या कर लिया? सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था, देन एब्जॉर्ब कर लिया था, बॉडी की सेल में पहुंचा दिया था। अब ये क्या डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करवा देंगे? जी नहीं। तो फिर क्या करेंगे? होगा क्या कि इनका ऑक्सीडेशन होगा। ये जो न्यूट्रिएंट्स है, लाइक दैट ग्लूकोज। ठीक है, कोई एक न्यूट्रिएंट्स है ग्लूकोज, समझ रहे बात को? ये ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल, सेल के अंदर किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज्ड होगा, या ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगी। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन करेगी एंड प्रोड्यूस एनर्जी विथ CO2। क्या प्रोड्यूस करेगी? एनर्जी का प्रोडक्शन करेगी। और ये जो एनर्जी है ये सेल को मिलेगी। ये जो एनर्जी है वो सेल को मिलेगी। किस फॉर्म में मिलेगी? आपको पता होगा, एटीपी के फॉर्म में मिलेगी। किसके फॉर्म में मिलेगी? अगर आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का जब ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होगा, तो लगभग 38 एटीपी, कितने एटीपी बनते हैं? 38। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं इसको। 38 एटीपी बनते हैं और ये एटीपी सेल्स के फंक्शंस में परफॉर्म करती हैं। हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप्स की सेल्स होती हैं, है ना? मस्कुलर सेल, नर्व सेल, ठीक है, अलग अलग जो टाइप्स की सेल है, हर ऑर्गन्स का, हर टिश्यू का अलग अलग टाइप का सेल होता है, सबका अलग तरीके का फंक्शन होता है। इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और ये एनर्जी जो है इन न्यूट्रिएंट्स के ऑक्सीडेशन से मिलेगी। किससे मिलेगी? अब
क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन ये है, ये ऑक्सीजन कहां से है? आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कहां से है? ऑक्सीजन आपको कहां से मिलेगी? एनवायरमेंट से मिलेगी, लेकिन कैसे लोगे? ऑक्सीजन को इनटेक करना पड़ेगा, ठीक है, इनटेक या इनहेल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इनहेल करना पड़ेगा। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? एक्सहेल करना पड़ेगा। ऑक्सीजन को तो बॉडी के अंदर इनहेल करना पड़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना पड़ेगा? एक्सहेल करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा प्रोसेस चाहिए। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर O2 को तो क्या किया जाता है? प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज इनहेल्ड, ठीक है, एंड CO2 इज एक्सहेल्ड। ऑक्सीजन को तो क्या करें हम लोग? अंदर लें, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करें? बाहर निकालें। यानी कि ऑक्सीजन रिच जो वायु है या ऑक्सीजन रिच जो एयर है, O2 रिच जो एयर है, उसको तो क्या किया जाएगा? इनहेल्ड किया जाएगा, ठीक है। और CO2 जो रिच है एयर जो है, उसको क्या किया जाएगा? एक्सपोर्ट आउट किया जाएगा। एक प्रोसेस होगा अपनी बॉडी में कि जिसके अंदर क्या होगा कि ऑक्सीजन को तो अंदर लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया जाएगा? बाहर निकाला जाएगा। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को आप लोग क्या कहोगे? ब्रीथिंग कहोगे। क्या कहोगे? ब्रीथिंग कहोगे। बात समझ में आ गई? यानी कि ब्रीथिंग क्या होता है कि ऑक्सीजन को तो अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना? बाहर निकालना। वो क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है। तो ऑक्सीजन जो है वो ब्रीथिंग के द्वारा अपनी बॉडी के अंदर जाती है, ठीक है, और वो सेल्स तक पहुंचती है। वो कैसे पहुंचती है, क्या उसका प्रोसेस है, वो हम लोग फर्दर वीडियो के अंदर देखते चले हैं कि कैसे कैसे वो अंदर बॉडी के अंदर तक जाती है और क्या उसका प्रोसेस है, ठीक है। ये सारी कहानी हम लोग इस वीडियो के अंदर ही देखेंगे। तो अभी बने रहिए आप लोग, वीडियो को लास्ट तक देखें, समझे कि क्या डिस्कशन है, कॉमनली है। मैं हालांकि 10th लेवल का इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो कॉमन डिस्कशन चल रहा है, जनरल साइंस की तरह है। तो आपको आई होप कि ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि सेल को फंक्शन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी फूड के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के जैसे ग्लूकोज वगैरह है, चाहे फैट है, चाहे प्रोटीन है, उनके ऑक्सीडेशन से आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट और भी क्लियर करवा दिया है 10th लेवल पे। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 38 एटीपी के अराउंड आपको एटीपी प्रोवाइड होती है, जो एटीपी एनर्जी सेल्स को क्या करती है? फंक्शन में काम में आती है। दूसरी बात ये, ऑक्सीजन जो उसका सोर्स है एनवायरमेंट से हम लोग क्या करते हैं? ब्रीथिंग के थ्रू ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। अगला देखिए, रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन में क्या क्या 3-4 प्रोसेस काम में आते हैं। ब्रीथिंग आता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज आता है, एंड इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। 3 प्रोसेस होते हैं अगर आप देखेंगे रेस्पिरेशन के अंदर। तो अगर हम लोग इसकी फिजियोलॉजी छोटे से डिस्कशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ब्रीथिंग भी शामिल होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के अंदर सबसे पहला प्रोसेस जो है वो ब्रीथिंग है, उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन है, देन क्या है? इंटरनल रेस्पिरेशन शामिल होता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन करने के लिए ह्यूमंस की बॉडी में एक वेल डेवलप और सिस्टम होता है जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? वेल डेवलप सिस्टम होता है जिसको रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर अपन बात करें तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। नंबर 1 अपर रेस्पिरेटरी, ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। नंबर 2 लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी मसल, ठीक है। 3 पार्ट्स है। मतलब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को 3 भागों में बांट सकते हैं। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम,
लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स एंड रेस्पिरेटरी मसल। आगे मेरी बात समझ में, जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन आता है? नोज आता है, माउथ आता है, फेरिंग्स आता है और लैरिंग्स शामिल होता है। कौन कौन से पार्ट शामिल होते हैं? नोज, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स। ये चार पार्ट जो है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में शामिल होते हैं। ठीक है। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसके अंदर कौन कौन आता है? ट्रेकिया, ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल, लंग्स एंड डायाफ्राम। डायाफ्राम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो आती है वो आती है इंटरकोस्टल मसल। मोस्टली कौन आती है? इंटरकोस्टल मसल्स आती है। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एक जो चीज है, रिब केज भी मान सकते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम लोग क्या मान सकते हैं? रिब केज। ठीक है। रिब केज को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके तीन पार्ट बताए। नोज, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है। ट्रेकिया, ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल्स, लंग्स, डायफ्राम्स एंड रिब केज जो है वो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट है। और रेस्पिरेटरी मसल्स के अंदर कौन आती हैं? आईसीएम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। क्या कहते हैं? intercostal muscle. Let's see about the diagram of this respiratory system. मैं डायग्राम बनाता हूं, आपको उससे समझ में आएगा कि कौन सा पार्ट कहाँ है। आपको डायग्राम जो है वो भी दिखेगा। ठीक है। आपको जो डायग्राम दिख रहा है उसके अंदर देखिएगा क्या क्या होता है। हालांकि मैं जनरल डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक जनरल डायग्राम है जिसमें आपको दो बलून लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, सेक लाइक बोथ आर लंग्स। और ये जो पाइप आ रही है इसको हम लोग विंड पाइप या ट्रेकिया कहते हैं। ठीक है। विंड पाइप और ट्रेकिया के ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो विंड पाइप और ट्रेकिया कुछ इस प्रकार से कनेक्ट होते हैं एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर से। ठीक है। ये बॉक्स लाइक जो स्ट्रक्चर्स होता है, ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ चलकर नोज में एंड माउथ में ओपन होता है। इसमें ओपन होता है भाई, ये तो नोज हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे आकर यहाँ पर क्या हो जाएगा? माउथ हो जाएगा। आगे मेरी बात समझ में? ये ऊपर की तरफ नोज है जहां पर दो नोस्ट्रिल्स होंगे। ठीक है। और ये ऊपर से आकर नोज में खुलेगा, यहां पर फेरिंग्स होगा। ये क्या है? फेरिंग्स है। ये क्या है? लैरिंग्स है। ये क्या है आपका? ट्रेकिया हो गया, जिसके ऊपर आप देखेंगे ऐसे सी शेप्ड रिंग होंगी, कार्टिलेजियस हाइलिन कार्टिलेज की बनी सी शेप्ड रिंग होगी। ये रिंग्स का क्या काम है अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है।
और ये रिंग्स ब्रोंकियस ब्रोंकस भी होती है, ब्रोंकियल्स पर होती है, बट रेस्पिरेट्रियोल्स पर रिंग्स नहीं होती हैं, ध्यान रखना। रेस्पिरेट्रियोल्स पर रिंग्स नहीं होती हैं, ये हम लोग अभी बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया। ये माउथ मान लीजिए आप लोग, इतना शानदार तो डायग्राम नहीं बना पाता हूं मैं, लेकिन ये आपका नोज है, लेकिन फिर भी आप लोग समझिएगा। ये फेरिंग्स हो गया, ये लैरिंग्स हो गया, ये ट्रेकिया हो गया, ये ब्रोंकस, इसको ब्रोंकस भी बोल सकते हैं, इसको ब्रोंकियोल बोल सकते हैं, इसको लंग्स बोल सकते हैं, आप लंग्स कहें, ठीक है। दो लंग्स है, लेफ्ट और राइट लंग्स, ठीक है। और इनके नीचे एक फ्लैटेंड पार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये एक मतलब कि रिब से बने हुए केज में, जिसको हम लोग, ये थोड़ा सी कैविटी में होता है, और थोड़ा सी कैविटी जो होती है वो आगे से रिब से, पीछे से किससे बेटा, आगे की तरफ तो रिब्स जो होती है स्टर्नम से जुड़ी होती है, पीछे की तरफ से ये रिब्स जो होती है वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती है, और एक केज बनती है, नीचे से डायफ्राम होता है। तो एयर टाइट एक केज होता है जिसको रिब केज कहते हैं, उसमें ये प्रेजेंट होता है पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले अपर पार्ट की अपन बात करें तो नोज, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये चार पार्ट जो है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। किसमें आते हैं? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आते हैं। सबसे पहला जो है वो है अपर रेस्पिरेटरी, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है नंबर 1 नोज, ठीक है। कौन आता है? तो नोज आता है, जो कि अपने हेड पार्ट में होते हैं, दो नोस्ट्रिल्स होते हैं, दोनों नोस्ट्रिल जो होते हैं ऊपर नीचे अंदर की तरफ नेजल चैम्बर में ओपन होते हैं। किसमें ओपन होते हैं? और नेजल चैम्बर जो होते हैं वो अंदर की तरफ फेरिंग्स वाले पार्ट में प्रेजेंट रहते हैं। कई बार इसका एक सब्सिडरी ऑर्गन जो है, अगर नोज से रेस्पिरेशन नहीं हो रहा था किसी भी सिचुएशन से, तो माउथ से भी रेस्पिरेशन हो सकता है। दोनों के दोनों किसमें खुलते हैं? चलकर फेरिंग्स में खुलते हैं। दोनों के दोनों किसमें खुलते हैं? फेरिंग्स में खुलते हैं। माउथ भी इसका ही पार्ट है, ठीक है। तीसरा जो पार्ट है वो है फेरिंग्स। तीसरा जो पार्ट है इसका वो कौन है? फेरिंग्स है, ठीक है। फेरिंग्स इज ए कॉमन पाथ फॉर द फूड एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। फूड के लिए और रेस्पिरेशन के लिए फेरिंग्स जो होता है कॉमन पार्ट होता है, यहां से फूड भी जाता है। दिस इज ए फ्लास्क शेप्ड एक स्ट्रक्चर्स होती है, 3 पार्ट में डिवाइड होती है, ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स जो माउथ वाला, ये इस रीजन को हम लोग ओरोफेरिंग्स कहते हैं। ये जो अपर पार्ट होता है इसमें जहां पे नेजल चैम्बर आकर ओपन होता है उसको नेसोफेरिंग्स कहते हैं, और लैरिंजोफेरिंग्स जहां पे लैरिंग्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो ग्लॉटिस और उसके बीच में होती है फूड पाइप के, ठीक है। ये जो विंड पाइप है यहाँ पर फूड पाइप होती है, मतलब फेरिंग्स में 2 पाइप्स खुलती है, अगर आपको पता हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? फूड पाइप कहेंगे। क्या कहेंगे? फूड पाइप कहेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? विंड पाइप कहते हैं। ये जो विंड पाइप के ऊपर की तरफ क्या होता है? लैरिंग्स होता है, यहाँ पर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को इंजेस्ट करते हैं, तो ये क्या करती है? विंड पाइप को कवर अप कर लेती है। एपिग्लॉटिस क्या करती है? कवर अप कर लेती है, ताकि फूड का कोई मतलब कि पार्ट जो है या वाटर का जो कोई भी मॉलिक्यूल्स है वो अपने विंड पाइप में नहीं जाए। अगर इनकेस चला भी जाता है तो कई बार स्नीज और ह्यूजिंग्स होती हैं, जिसकी वजह से वो बाहर आ जाता है, और एक मतलब कि इन्वॉल्यूटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? इन्वॉल्यूटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो फेरिंग्स जो है वो एक कॉमन पार्ट है, 3 पार्ट में डिवाइड, ओरोफेरिंग्स, नेसोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। देन लैरिंग्स। लैरिंग्स इज एक अपना क्या है बेटा? स्पीच बॉक्स होता है। चौथा जो है वो क्या है? लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम लोग स्पीच बॉक्स भी कहते हैं। ह्यूमंस का जो स्पीच बॉक्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लैरिंग्स कहते हैं। यहां से क्या होती है? साउंड का प्रोडक्शन होता है। इसमें 2 टाइप्स के फाइबर्स होते हैं जिनको हम लोग वोकल कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वोकल कॉर्ड कहते हैं। जब भी एयर बाहर आती है तो यहां से साउंड का प्रोडक्शन होती है। किसका प्रोडक्शन करवाती है? साउंड का प्रोडक्शन करवाती है। उस साउंड को वर्ड्स में कन्वर्ट करने का काम टंग करती है, ना कि वोकल कॉर्ड करते हैं। वहां से केवल साउंड प्रोडक्शन होता है, तो उसको टंग्स में कन्वर्ट करने का काम तो कौन करेगी? लंग्स करेगी। सेकंड जो है वो आपका है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम,
जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में मेन चीज जो है वो क्या है, ट्रेकिया है। कौन है? ट्रेकिया। ट्रेकिया दिस इज इट्स प्रेजेंट मेनली इन द चेस्ट रीजन। कौन से पार्ट में होती है? चेस्ट रीजन में होती है। और ट्रंक ये जो नेक रीजन में होती है। इसके ऊपर सी शेप्ड, कैसे बेटा? सी शेप्ड ये आपको दिख रहे होंगे। ये सी शेप्ड क्या है? कार्टिलेजियस रिंग्स होती है। क्या होती है? कार्टिलेजियस रिंग्स होती हैं। तो इन रिंग्स का काम क्या होता है कि ये विंड पाइप होती है, इसको कोलैप्स और इंजरी होने से बचाते हैं, यानी कि इसको चिपकने से बचाने का काम करते हैं। तो ये सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स होती हैं। और ये जो ट्रेकिया होता है अपनी फिफ्थ रिब पर, ठीक है, वहां पहुंचकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, दोनों के दोनों अलग अलग लंग्स में पहुंचती हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर सेगमेंटल, फिर रेस्पिरेटरीओल्स, देन एट्रियल सेक्स, और एटलीस्ट आगे चलकर किसमें ओपन हो जाती है? एक मतलब बलून लाइक स्ट्रक्चर्स में या सेक लाइक स्ट्रक्चर्स में ओपन होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्वियोली कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्वियोली कहा जाता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक ट्री जैसे स्ट्रक्चर्स बनाती है, जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी ट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रोंकियोल्स और रेस्पिरेटरीओल्स का एक स्ट्रक्चर है। जो ब्रोंकियोल्स क्या होता है? ब्रोंकस क्या होता है? दो ब्रोंकियोल्स में प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर सेगमेंटल, देन रेस्पिरेटरीओल, देन एट्रियल सेक, एंड देन एल्वियोली में जाकर ओपन होता है। एल्वियोली इज अ साइट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यहां पर क्या होता है? साइट है ये, कैसी साइट है? जहां पर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैस, गैस का एक्सचेंज होता है यहां पर। ठीक है, तो सेकेंडरी चीज क्या है आपके? जो है प्राइमरी चीज है, सॉरी, इसके अंदर लोअर रेस्पिरेटरी में वो ट्रेकिया है। सेकंड जो है वो क्या है? इसका दूसरा पार्ट कौन सा है? ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल्स। क्या है? सेकंड कौन सा पार्ट है? ब्रोंकस एंड ब्रोंकियोल्स है। और जिसके अंदर क्या होती है? ब्रोंकियोल्स एटलीस्ट जाकर किसमें ओपन होती है? एल्वियोली में। इसमें एल्वियोली जैसा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। एल्वियोली क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स होती है, जहां पर क्या होता है? गैस का एक्सचेंज होता है, बाय द सिंपल डिफ्यूजन में पहुंचाया जाता है। और ऑक्सीजन को कहां से? लंग्स से ब्लड के अंदर डिफ्यूज किया जाता है। तीसरा जो पार्ट है इसका वो है बेटा लंग्स। ठीक है, लंग्स जो होता है वो पैर में होता है। पैर का मतलब टोटल नंबर ऑफ लंग्स इन बॉडी 2, 2 है, लेफ्ट और राइट साइड में। दोनों के दोनों किसमें प्रेजेंट होते हैं? थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। कवर्ड बाय द रिब केज, रिब केज से ये कवर्ड होते हैं। ठीक है, ये सॉलिड स्ट्रक्चर्स होती हैं। कैसी स्ट्रक्चर होती हैं? सॉलिड स्ट्रक्चर होती हैं। कब बोथ लंग्स आर कवर्ड या प्रिजर्व बाय द प्लूरल मेम्ब्रेन। किसके द्वारा? यहां पर एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको आप लोग क्या बोलोगे? प्लूरल मेम्ब्रेन कहेंगे। प्लूरल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लड बना रहता है, एक फ्लड बना रहता है। इस फ्लड को हम लोग क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा, ये प्लूरल फ्लूइड होता है। कौन सा फ्लूइड होता है? प्लूरल फ्लूइड होता है। ठीक है, ये प्लूरल फ्लूइड होता है जो इस लंग्स को क्या करता है? इंजरी से बचाने का काम करता है। लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स की अगर आप बात करेंगे तो लेफ्ट लंग जो होता है वो राइट लंग से थोड़ा सा छोटा होता है, स्लाइटली लार्जर, स्मॉलर होता है, क्योंकि राइट लंग में 3 लोब होते हैं और लेफ्ट लंग्स में 2 ही लोब होते हैं। लेफ्ट लंग जो है उसमें 2 ही लोब होते हैं, इसमें 3 लोब होते हैं। ठीक है, इसका जो लोअर पार्ट होता है लंग्स का, वो किसके ऊपर रेस्ट कर रहा होता है? डायफ्राम के ऊपर होता है। डायफ्राम क्या है? एक फ्लैटेंड मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होती है विच आर हेल्प इन टू द डाइजेशन, एक्सक्रीशन, बर्थ ऑफ बेबी एंड रेस्पिरेशन। 4 इसके मेन काम है डायफ्राम के। तो ये इसके अंदर एक मोस्ट काम ये कौन सा कि रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। एक डॉम लाइक स्ट्रक्चर्स होती है जिसके अंदर ये क्या करता है कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो ये लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं। अगर आप इसकी बात करेंगे रिब केज, तो रिब केज के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक थोरेसिक कैविटी के अंदर एक बोन होती है जो ब्लू कलर की मैं बना रहा हूं। इस बोन को आप लोग क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। और यहां से फिर क्या होती है? ऐसे रिब्स जो होती हैं,
लगी रहती है। ये रिब्स होती हैं जो आगे से स्टर्नम से जुड़ी रहती हैं। टोटल नंबर ऑफ रिब्स इज 12 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? टोटल नंबर ऑफ रिब्स कितने हैं? 12 होती हैं, जो क्या होती हैं, आगे से जुड़ी रहती हैं। किससे बेटा? स्टर्नम से। और पीछे जो है वो किससे जुड़ी हुई रहती है? आपके वर्टिब्रल कॉलम से। और नीचे इनको डायफ्राम कवर करता है। तो एक कंप्लीटली एयर टाइट केज बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रिब केज कहते हैं। और जिसके अंदर आपका ये दोनों लंग्स प्रेजेंट रहते हैं। अगर आप लेफ्ट लंग के अंदर बात करेंगे तो एक छोटा सा खड्डा होता है जिसको कार्डियक नोच कहते हैं। इस कार्डियक नोच के अंदर क्या होता है? हार्ट प्रेजेंट होता है। स्लाइटली मीडियस्टाइनम में लेफ्ट साइड में, हल्का सा लेफ्ट साइड में, इन लंग्स के अंदर की तरफ क्या होता है? अपना हार्ट प्रेजेंट होता है। इसलिए यहाँ पर एक खड्डा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कार्डियक नोच कहते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें कौन कौन से पार्ट हैं। अब हम लोग सिंपल सी इसकी फिजियोलॉजी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए अगला डिस्कशन करते हैं रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी पर। इसकी फिजियोलॉजी क्या है, कैसे रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी होती है, या रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करते हैं। देखो रेस्पिरेशन की अगर अपन फिजियोलॉजी पर बात करें, ठीक है, फिजियोलॉजी के अंदर बात करें तो इसके अंदर 3 प्रोसेस होते हैं। नंबर 1 ब्रीथिंग, नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, और नंबर 3 जो होता है वो होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। कौन सा होता है? इंटरनल रेस्पिरेशन होता है। 3 प्रोसेस होते हैं। अगर आप इसकी फिजियोलॉजी की बात करेंगे, एक जनरल सा डायग्राम बनाता हूं। मान लीजिएगा, आप लोग देखिएगा, दिस इज लंग्स, दिस इज ए लंग्स, ठीक है। लंग्स, ये है लंग्स। लंग्स में क्या होगा? गैस का एक्सचेंज होगा, है ना, विद एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के साथ क्या होगा? O2 रिच गैस को क्या किया जाएगा? इनहेल किया जाएगा। और CO2 रिच गैस को क्या किया जाएगा? एक्सपुल्ड आउट किया जाएगा, एक्सहेल किया जाएगा, ठीक है। दिस प्रोसेस इज अ ब्रीथिंग। दिस प्रोसेस इज ए ब्रीथिंग। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? ब्रीथिंग कहते हैं। ये 12 से 16, 12 to 16 पर मिनट में होती है। कितनी बार होती है? मतलब इनकी क्वांटिटी कितनी होती है? 12 से 16 होती है 1 मिनट के अंदर। छोटे बच्चे में इनकी ज्यादा होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इनकी संख्या थोड़ी सी क्या होती जाती है? ब्रीथिंग की जो नंबर है वो कम होता जाता है। तो ये लंग्स के साथ क्या होता है? गैस का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। और दिस एक्सचेंज इज डिपेंड अप ऑन द पार्शियल प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ द एयर, ठीक है, इन एयर, ठीक है। क्या मतलब? गैस के, एयर के अंदर इन दोनों गैस का मतलब पार्शियल प्रेशर कितना है उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लंग्स की यानी एल्वियोली से ज्यादा होगा तो O2 जो है एनवायरमेंट से चलकर कहाँ एंटर कर जाएगी? लंग्स में एंटर कर जाएगी। अगर लंग्स के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एनवायरमेंट से ज्यादा हो जाता है तो वो लंग्स से क्या हो जाती है? एक्सेल हो जाती है और बाहर चली जाती है। देन आफ्टर इट्स एक्सचेंज विद द ब्लड। देन आफ्टर मतलब लंग्स में गैस पहुंचने के बाद में ये किसके साथ एक्सचेंज होती है? ब्लड के साथ एक्सचेंज हो जाती है। देन O2 आर डिफ्यूज इनटू द ब्लड। किसमें डिफ्यूज हो जाती है? फ्रॉम द सरफेस ऑफ एट द सरफेस ऑफ द एल्वियोली। एल्वियोली के सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन क्या होती है? डिफ्यूज हो जाती है ब्लड में। कार्बन डाइऑक्साइड इज वाइस वर्सा। कार्बन डाइऑक्साइड वापस मतलब कि एल्वियोली के सरफेस से डिफ्यूज होकर कहां पहुंच जाती है? लंग्स में पहुंच जाती है। ऑक्सीजन जब ब्लड के अंदर डिफ्यूज होगी तो यहां पर एक पिगमेंट होता है। ब्लड के अंदर एक क्या होता है? रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। पिगमेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाती है? बाइंड हो जाती है। क्या हो जाती है? जुड़ जाती है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द सेल्यूलर। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है टेम्परेरी सब्सटेंस होता है जो कहां पहुंचता है? सेल्स और टिश्यू पर पहुंचता है, जहां पर इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होता है एंड ऑक्सीजन एंटर इनटू द सेल। ऑक्सीजन एंटर इनटू द सेल। ये किसके साथ कंबाइंड हो जाती है? ग्लूकोज के साथ कंबाइंड हो जाती है। फिर यहाँ पर किसका प्रोडक्शन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो है कंसंट्रेशन बढ़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस सेल से डिफ्यूज किसमें होगी? ब्लड में। और ब्लड से फिर कहां पर? लंग्स में। और लंग्स से फिर कहां निकल जाएगी? ये
एंड एटमॉस्फेयर में निकल जाएगी। तो इस प्रकार से गैसों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो ये एक जनरल फिजियोलॉजी है, मतलब 10th लेवल की, कि 10th लेवल पे हम लोग किस हिसाब से इसको देखते हैं। तो आई होप आपको ये जो डिस्कशन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरीज है तो हम लोग अगले वीडियो के अंदर इसको शॉर्ट आउट करेंगे। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।